नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। प्रोग्राम का नाम है मैप इन न्यूज़। पहला एपिसोड है मैप का इस चैनल पर, क्योंकि स्टडी IQ IAS पर मैंने इस प्रोग्राम को शुरू किया था, लेकिन बीच में UPPCS के मॉक इंटरव्यूज़ के लिए मैं प्रयागराज चला गया और इस वजह से ये प्रोग्राम लगातार नहीं रह पाया, थोड़ा सा बीच में रुक गया। लेकिन स्टडी IQ IAS हिंदी पर यह प्रोग्राम नहीं रुकेगा। अगर आपको जानते ही होंगे कि स्टडी IQ IAS के इस समय दो मेन चैनल चल रहे हैं, स्टडी IQ IAS अलग और स्टडी IQ IAS हिंदी, जो कि हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है। तो अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को आप शेयर कीजिए और उन्हें बताइए। यहाँ शुरू करते हैं मैप का कार्यक्रम। सबसे पहले खबर लेते हैं। चीन ने ताइवान के आसपास के क्षेत्र में एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया। आपको पता होगा, चीनी विमानों ने ताइवान जल संधि यानी ताइवान स्ट्रेट को पार करके इस अभ्यास को अंजाम दिया। यह सैन्य अभ्यास अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा की प्रतिक्रिया के तौर पर हुआ था और इस पर मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो भी बनाया, चीन ताइवान की पूरी टाइमलाइन को समझाते हुए। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, ताइवान स्ट्रेट किन सागरों को आपस में जोड़ती है? फिलीपींस सागर और पूर्वी चीन सागर, जापान सागर और दक्षिण चीन सागर, पीला सागर और दक्षिणी चीन सागर, या दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर? आइए समझते हैं। ताइवान के बारे में जानना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चाइना मेनलैंड है और ये ताइवान है। ऑफिशियल नेम इसका है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चीन का, और ताइवान का ऑफिशियल नेम है ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है। ताइवान स्ट्रेट ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से जोड़ता है। तो एकदम क्लियर रहना है कि ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के बीच ताइवान स्ट्रेट है। ताइवान के ईस्ट में ताइवान स्ट्रेट है और इस तरफ फिलीपींस सी है, जिसका यूज हम आगे करेंगे। इसके अलावा कुछ और चीजें जाननी चाहिए, जैसे ताइपे किस एरिया में है? नॉर्थ वाले एरिया में है ताइपे, जो कि राजधानी है ताइवान की। कुछ और आइलैंड्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, जैसे पेस्काडोर्स, जिसको पेंगू आइलैंड भी बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तीन ताइवान के बीच झगड़े के बीच में ये ऐतिहासिक स्थल रहा है। किनमेन या क्यूमोय, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मात्सू आइलैंड, जिसको माजू आइलैंड भी बोलते हैं, ये जरूरी है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ताइवान जल संधि किन सागरों को आपस में जोड़ती है, और ऑप्शन क्या है? दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा आपको क्या जानना चाहिए? इसके अलावा जानना चाहिए कि कौन कौन से सी इस पूरे पैसिफिक के रीजन में हैं, जिनके सीक्वेंस को भी आपको जानना चाहिए। जैसे जापान और कोरिया पेनिनसुला के बीच में सी ऑफ जापान है, कोरिया पेनिनसुला और चीन के बीच में येलो सी है। ईस्ट चाइना सी का लोकेशन आप जानते हैं, साउथ चाइना सी, यहां पर ताइवान है, इस तरफ ताइवान स्ट्रेट है, और इस तरफ है लुजोन स्ट्रेट, जो कि साउथ चाइना सी को फिलीपींस सी से जोड़ती। ठीक है। तो सी ऑफ जापान, येलो सी, ईस्ट चाइना सी, ताइवान स्ट्रेट से होते हुए साउथ चाइना सी, और लुजोन स्ट्रेट से होते हुए साउथ चाइना सी से फिलीपींस सी। ये एक सीक्वेंस ध्यान पर रखना है। दूसरा सीक्वेंस आप ध्यान पर रखिए, सुलू सी, सिलेबस सी, जावा सी, तिमोर सी। सुलू, सिलेबस, जावा, तिमोर। ठीक, तो इससे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। सी ऑफ जापान से लेकर तिमोर सी तक आप अपने, और सबसे पहला काम कीजिए कि थोड़ा सा वीडियो रोक कर एक बार मार्क कर लीजिए, अपने एटलस को ले आइए, खोलिए और उसमें मार्क कर लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। लुजोन जल संधि, जिसके बारे में मैंने अभी बताया, दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर, बॉस्फोरस जल संधि, काला सागर, अजोज सागर, फॉर्मोसा जल संधि, दक्षिण चीन सागर, पीला सागर, मलक्का जल संधि, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर। कह रहे हैं कितने युग्म सही सुमेलित हैं। युग्म वाला जो सवाल है 2022 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है और इससे काफी अच्छे खासे सवाल पूछे गए हैं, आगे भी बढ़ेंगे। युग्म वाले सवाल के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर आपको ऑप्शन नहीं पता है तो आप तुक्का नहीं मार सकते। तुक्का मतलब कोई भी लॉजिक नहीं लगा सकते, एलिमिनेशन नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली। तो लुजोन, बॉस्फोरस, फॉर्मोसा और मलक्का के बारे में जान लेते हैं। लुजोन के बारे में मैंने अभी बताया कि यहाँ ताइवान है और ताइवान स्ट्रेट ये है ईस्ट चाइना सी के
और साउथ चाइना सी के बीच में, और साउथ चाइना सी और फिलीपींस सी के बीच में है लुजोन। तो लुजोन स्ट्रेट दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर के बीच में है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला है बॉस्फोरस जल संधि काला सागर और अजोव सागर के बीच में। इस पूरे रीजन में आपको सी कौन कौन से हैं इसका सीक्वेंस ध्यान पे रखना है। सी ऑफ अजोव, ब्लैक सी ऑफ मरमरा और एजियन सी। टर्की, इस्तांबुल यहां पर है। टर्की आपको पता है कि इसका ज्यादातर हिस्सा एशिया में पड़ता है और यहां से थोड़ा सा हिस्सा इसका यूरोप में पड़ता है। इस वाले पूरे रीजन में आपको सी का सीक्वेंस पता होना चाहिए। सी ऑफ अजोव, फिर ब्लैक सी, फिर सी ऑफ मरमरा, फिर एजियन सी, और इनके बीच में कौन कौन से स्ट्रेट हैं ये भी पता होना चाहिए। स्ट्रेट है सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी के बीच में कर्च, ठीक है, कर्च का स्ट्रेट। फिर ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा के बीच में बॉस्फोरस स्ट्रेट, सी ऑफ मरमरा और एजियन सी के बीच में दार्दनल्स स्ट्रेट। तो 3 स्ट्रेट आपको ध्यान पे रहेंगे, कर्च के जल संधि, बॉस्फोरस जल संधि और दार्दनल्स जल संधि। चलिए, और एक है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का दुनिया का सबसे ज्यादा व्यस्ततम और लंबा स्ट्रेट है। किसको किसको जोड़ता है? साउथ चाइना सी वाला हिस्सा है यहां और अंडमान सी, इन दोनों के बीच में स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। तो ये भी आपको ध्यान पर रखना है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन पूछ रहा था कितने युग्म सही सुमेलित हैं, तो वो देख लीजिए। बॉस्फोरस जल संधि काला सागर और अजोव सागर के बीच में ना होकर काला सागर और मरमरा सागर के बीच में है। अजोव और काला सागर के बीच में क्या है? कर्च की जल संधि है। फॉर्मोसा जल संधि में ध्यान रखिए ये दक्षिण चीन सागर और ईस्ट चाइना सी के बीच में ही है, क्योंकि फॉर्मोसा ताइवान को ही बोलते हैं और फॉर्मोसा ताइवान का पुराना नाम है। फॉर्मोसा का मतलब होता है ब्यूटीफुल। तो वहां लोग जाते थे, उसको बहुत खूबसूरत आइलैंड बोलते थे, तो धीरे धीरे इसका नाम फॉर्मोसा पड़ गया। तो फॉर्मोसा जल संधि, जहां भी फॉर्मोसा है वहां ताइवान लगा लीजिए। मलक्का जल संधि के बारे में अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर जो अभी हमने देखा वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब 2 युग्म सही सुमेलित हैं और 2 गलत हैं। चलिए, इजराइल ने गाजा में एयर स्ट्राइक की जिसमें लगभग 15 लोगों की मौत हो गई। यह संघर्ष इस्लामिक मिलिटेंट समूह फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और इजराइल के बीच आरंभ हुआ था। काफी खबरों में रहा। 2022 में एक सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए देशों पर, अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, और पूछा गया कि उपर्युक्त में से किनकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं। ये काफी आसान सा सवाल था, लेकिन इस आसान से सवाल में कई बार हम गलती कर बैठते हैं क्या कि सेंट्रल एशिया के जब कंट्रीज को हम देखते हैं कि अफगानिस्तान के साथ कौन कौन से कंट्रीज लगे हैं, हम ये ध्यान नहीं कर पाते कि कौन कौन से कंट्रीज नहीं लगे हैं अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर में। इसी तरह इजराइल वाले इस सवाल में आपको बताना है कि कौन कौन से कंट्रीज इजराइल के साथ बॉर्डर बनाते हैं। लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया, जॉर्डन और तुर्की। आइए देखते हैं। सबसे पहले बाउंड्रीज देख लेते हैं इजराइल की। इजराइल का एक तरफ से घेर रखा है भूमध्य सागर ने इजराइल को, मतलब कोस्ट पर है पूरी तरीके से। लेबनान के साथ बाउंड्री बनती है, सीरिया के साथ बाउंड्री बनती है, जॉर्डन के साथ बहुत बड़ी बाउंड्री है, ठीक है, और सिनाई पेनिनसुला जो कि इजिप्ट का पार्ट है इसके साथ एक बाउंड्री बनती है। इस तरीके से इसका पूरा शेप है। तो कौन कौन से बाउंड्री हो गए? सीरिया, लेबनान, सिनाई पेनिनसुला जो कि इजिप्ट का पार्ट है और जॉर्डन, मुख्य रूप से ये हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि सऊदी अरब इसके साथ बाउंड्री साझा नहीं करता है, ठीक है, बहुत नजदीक होते हुए भी इसके साथ बाउंड्री साझा नहीं करता है, और इराक भी इसके साथ बाउंड्री साझा नहीं करता है। इजराइल के बाकी कुछ हिस्से को देखिए। कोस्ट पर ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है तेल अवीव, जिससे कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। गाजा स्ट्रिप ये वाला इलाका है कोस्ट पर। वेस्ट बैंक जिस पर फिलिस्तीन का पार्ट है ये यहाँ है, और यहीं पर जेरूसलम है। जेरूसलम जिस पर की जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और जिसको लेकर पूरा विवाद है एक तरीके से। ये जो वाटर बॉडी दिख रही है इसको बोलते हैं सी ऑफ गैलिली, सी ऑफ गैलिली, और ये है डेड सी, ठीक।
और यहां पर है अक्काबा की खाड़ी, ठीक है, अक्काबा की खाड़ी, गल्फ ऑफ अक्काबा। तो 3 वाटर बॉडीज भी ध्यान पर रखिए, सी ऑफ गैलिली, डेड सी और अक्काबा की खाड़ी। बताना है हमको आंसर। देखिए लेबनान आपने देख लिया, नॉर्थ में सबसे ऊपर लेबनान ही है। सऊदी अरब, जो कि ध्यान रखना है कि इजराइल के साथ बॉर्डर साझा नहीं करता है। लेबनान के ठीक बगल में सीरिया था इस तरफ। जॉर्डन सबसे लंबी बाउंड्री साझा करती है, और तुर्की जो कि सीरिया के भी नॉर्थ में है। सीरिया और इजराइल, तुर्की और इजराइल के बीच में सीरिया है, तो इसलिए तुर्की भी गलत है। तो इसलिए 1, 3 और 4 इसका सही आंसर है। देखिए तुर्की का नया नाम तुर्की हो गया है, ये तो पता होगा आपको। तुर्की, फिर सीरिया और फिर यहां पर इजराइल, ये ठीक है। तो तुर्की और इस तरीके से सीरिया बीच में है, फिर तुर्की है, ठीक। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आगामी सितंबर माह में व्हाइट हाउस में पैसिफिक आइलैंड देशों के नेताओं से बातचीत करेंगे, उसकी मेजबानी करेंगे। उसकी वजह यह है कि चाइना को प्रतिसंतुलित करने के लिए इन द्वीपों से के जो नेता हैं उनसे मिलना चाहते हैं। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। द्वीप हैं एक तरफ महासागर, केप वर्दे दक्षिण अटलांटिक महासागर, सेंट हेलेना उत्तरी अटलांटिक महासागर, सोलोमन दक्षिण प्रशांत महासागर और फिजी उत्तरी प्रशांत महासागर। उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4 हो। सबसे पहले केप वर्दे की पोजीशन देखिए। केप वर्दे 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर है, और ये पूरा इलाका ये अफ्रीका है, ठीक। अफ्रीका में नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर केप वर्दे है या नहीं है, ये आपको बताना है। ये दक्षिणी ना होकर उत्तरी अटलांटिक महासागर है, क्योंकि इसकी पोजीशन 16 डिग्री नॉर्थ है। अब देखिए सेंट हेलेना यहां पर है, ठीक। तो सेंट हेलेना की पोजीशन कुछ इस तरह है, और ये है साउथ अटलांटिक ओशन में। तो सेंट हेलेना जो है वो साउथ अटलांटिक ओशन में है, और यहां दिया गया है उत्तरी, इसका मतलब ये भी गलत है, यहां दक्षिणी होगा। फिर सोलोमन कहां पर है? देखिए सेंट हेलेना ये रहा। सोलोमन आइलैंड और फिजी 2 और बचे हुए हैं। सोलोमन आइलैंड यहां है और फिजी यहां है। अब प्रशांत महासागर में जो द्वीप हैं और जो द्वीपीय देश हैं उनको 3 हिस्सों में बांटा गया है, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया और पॉलिनेशिया। माइक्रोनेशिया में महत्वपूर्ण जो द्वीप हैं वो हैं मैरियाना आइलैंड, कैरोलिन आइलैंड, मार्शल आइलैंड और किरिबाती। किरिबाती को ही गिलबर्ट समूह कहा जाता है, जो पहले कहा जाता था, अब इसका नाम चेंज हो गया है, किरिबाती हो गया है। इसी तरीके से मेलेनेशिया है, मेलेनेशिया में न्यू गिनिया, बिस्मार्क आर्क, सोलोमन आइलैंड, सांता क्रूज, वनातू और फिजी, न्यू कैलेडोनिया, ये सब महत्वपूर्ण हिस्से हैं जिसको मेलेनेशिया कहते हैं। और ये साउथ पैसिफिक में ये सारे हैं, मतलब दक्षिण प्रशांत महासागर में है। और हवाई जो कि नॉर्थ प्रशांत महासागर में है। पॉलिनेशिया कहते हैं, बेसिकली ये एक त्रिभुज के आकार में आपको दिख रहा होगा, ये पॉलिनेशिया है। इसमें जो महत्वपूर्ण आइलैंड है तुवालू हो गया, समोआ हो गया, कुक आइलैंड हो गया और टोंगा, ये महत्वपूर्ण आइलैंड इसमें है, हवाई आइलैंड है। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण द्वीप हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सोलोमन दक्षिण प्रशांत महासागर में है, ये बिल्कुल सही बात है, और फिजी उत्तरी प्रशांत महासागर में है, ये गलत बात है, क्योंकि फिजी और सोलोमन दोनों का पोजीशन आपने देख लिया, दोनों एक ही मेलेनेशिया के पार्ट हैं। सोलोमन यहाँ है, फिजी यहाँ है, और दोनों दक्षिण प्रशांत महासागर में हैं। तो इस तरह से सही जवाब केवल एक युग्म हुआ, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए, चाड की सैन्य सरकार ने राष्ट्रीय सुलह वार्ता शुरू करने के लिए 40 से अधिक विपक्षी समूहों के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, नाइजीरिया, चाड, कैमरून, गैबन और सूडान। और प्रश्न है कि पूरी तरह से कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के मध्य हैं कौन से देश?
जो बहुत ध्यान देने वाली बात है वो है पूरी तरह से। अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो सवाल गलत हो जाएगा। अगर ये सवाल पूछा गया हो कि उपर्युक्त में से कौन से देश कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के मध्य हैं, तो इसका सवाल का जवाब कुछ और हो जाएगा, और पूरी तरह से लगाने की वजह से सवाल का जवाब कुछ और हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। तो चाड के बारे में हमें समझ लेना होगा। सबसे पहले चाड एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और इसके बॉर्डर्स कौन कौन से हैं। लीबिया नॉर्थ में बॉर्डर बनाता है, नाइजर इसके बॉर्डर में है, नाइजीरिया लेक चाड के साथ बॉर्डर बनाता है और लेक चाड चाड का हिस्सा है। ठीक है, तो लेक चाड के इस तरफ नाइजीरिया इसको अक्रॉस द लेक बॉर्डर बनाता है, कैमरून बॉर्डर बनाता है और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक CAR बनाता है और सूडान। अब ध्यान यहां क्या रखना होगा कि साउथ सूडान चाड के साथ बॉर्डर नहीं बनाता। ठीक है, इजिप्ट चाड के साथ बॉर्डर नहीं बनाता। यहां इजिप्ट है और यहां साउथ सूडान वाला पार्ट है, तो साउथ सूडान का बॉर्डर नहीं बनता चाड के साथ और इजिप्ट का नहीं बनता है। एक बार फिर से देख लीजिए, लीबिया, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन और सूडान, और साउथ सूडान नहीं बनाता है। अब आइए, एक सवाल यूपीएससी 2022 ने पूछा था कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देश हाल ही में समाचारों में होने का महत्वपूर्ण कारण। चाड के बारे में कहा गया चीन द्वारा स्थायी सैन्य बेस की स्थापना, गिनी सेना द्वारा संविधान और सरकार का निलंबन, लेबनान गंभीर और लंबे समय की आर्थिक मंदी, ट्यूनीशिया राष्ट्रपति द्वारा संसद का निलंबन। उपर्युक्त युग्मों में कितने सही सुमेलित हैं? देखिए, अब कितना अवेयर रहना करंट अफेयर से जरूरी है कि अगर ये सब आप खबरों में पढ़े हों तो ये बहुत आसान सवाल है कि कहाँ क्या हुआ। ठीक है, और युग्म पूछ दिया है तो ये पढ़े होना ही एकमात्र विकल्प है, बाकी कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसी तरह से ये सवाल भी बन सकता है कि कौन से देश पूरी तरह से कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के मध्य हैं। आइए देख लेते हैं। ये है इक्वेटर। इक्वेटर कहां कहां से क्रॉस करता है? देखिए, इतने सारे कंट्रीज जो भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच हैं, इनको तो आप याद नहीं कर सकते। तो आप क्या याद कर सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। इक्वेटर किन देशों से होकर गुजरती है? तो इक्वेटर गुजरती है गैबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जिसको DRC कहते हैं, युगांडा, अपर पार्ट ऑफ मतलब नॉर्थ का पार्ट जो लेक विक्टोरिया का है उससे होकर गुजरती है, केनिया और सोमालिया। क्या इतने कंट्रीज को याद रखा जा सकता है? बिल्कुल रखा जा सकता है। गैबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC, युगांडा, लेक विक्टोरिया, केनिया और सोमालिया, इतनी जगहों से होकर गुजरती है इक्वेटर। अब जब आप सवाल देखेंगे यहां तो आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिल जाएगा भाई? इसमें गैबन जो है ये आपको पता है कि इक्वेटर से होकर गुजरता है। ठीक है, तो गैबन बेसिकली पूरी तरह से नहीं हो सकता कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में, तो 4 नंबर ऑप्शन आपको हटाना पड़ेगा, और 4 नंबर जैसे ही ऑप्शन आप हटाएंगे तो तीनों जगह से हट जाएगा एलिमिनेशन मेथड से, और ऑप्शन ए इस तरह से निकल के आएगा, केवल 1, 2, 3 और 5। तो आप देख लीजिए नाइजीरिया, चाड, कैमरून और सूडान की पोजीशन। नाइजीरिया, चाड, सूडान और कैमरून। ठीक, चाड का अभी मैंने बताया कि बाउंड्री यहां कैमरून से लगता है। तो ये सब कुछ कर्क रेखा और इक्वेटर के बीच में पूरी तरह से हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया रहता कि कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच हैं, तो फिर गैबन भी आ जाता, क्योंकि गैबन का हिस्सा भी कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में पड़ता है, फिर इसका आंसर चेंज हो जाता। अब है, यूएन के प्रमुख ने IAEA के जैप्रोजिया परमाणु ऊर्जा स्टेशन तक पहुंच प्रदान करने का आह्वान किया है। जैप्रोजिया इस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा खबरों में है, ये ध्यान रखिएगा। इससे संभावित परमाणु आपदा की संभावना को, आशंका को कम किया जा सकता है, इसलिए ऐसा किया गया है। जैप्रोजिया कहाँ है ये जानना है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अक्सर समाचार में उल्लेखित क्षेत्र और देश: नतांज इराक, जैप्रोजिया रूस, फुकुशिमा जापान, चेर्नोबिल यूक्रेन। ठीक, उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? सबसे पहले आपको जानना चाहिए यूक्रेन के बारे में, क्योंकि यूक्रेन इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में है। ठीक है, यूक्रेन के बॉर्डर्स के बारे में बताएं अगर, तो रशिया सबसे बड़ा बॉर्डर बनाता है इसके साथ। रशिया के बाद बेलारूस,
बेलारूस के बाद पोलैंड, पोलैंड के बाद दो छोटे कंट्रीज स्लोवाकिया और हंगरी, और रोमानिया, मोल्डोवा। तो कितने कंट्रीज हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कंट्रीज से यूक्रेन अपना बॉर्डर बनाता है। रशिया का सबसे बड़ा बॉर्डर, फिर बेलारूस, फिर पोलैंड, दो छोटे कंट्रीज स्लोवाकिया और हंगरी, फिर रोमानिया और मोल्दोवा। और इसके साउथ में वाटर बॉडीज जो हैं वो ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव हैं, ठीक, जिसके बारे में हमने अभी देखा था। अब आइए देखिए, एक इंपॉर्टेंट और बात देख लेते हैं। ठीक बीचों बीच इसको दो हिस्सों में काटने वाली एक नदी है, जिस नदी का नाम है नाइपर, ठीक है। इस तरह से आके ब्लैक सागर में गिरती है। इसी नाइपर के किनारे कीव है इसकी राजधानी, यूक्रेन की राजधानी। नाइपर निकलती कहां से है? रूस के वल्दाई हिल्स से निकलती है, रूस के वल्दाई हिल्स से निकलती है और बेलारूस होते हुए यूक्रेन में आती है, यूक्रेन होते हुए निकल जाती है ब्लैक सी। यूक्रेन की लाइफलाइन है ये पूरी नदी। लगभग दो हिस्सों में इसको ये इस तरह से बांटती है। अब जगहों को देख लेते हैं, कौन कौन से जगह हैं। देखिए, परमाणु संयंत्र कहां कहां पर हैं। सबसे ज्यादा चेर्नोबिल इंपॉर्टेंट है। चेर्नोबिल में 1986 में बहुत बड़ा हादसा हुआ था, यूक्रेन में ही है, नॉर्थ वाले हिस्से में, और अब ये बंद पड़ा हुआ है। ये इतना खतरनाक था कि विश्व का सबसे बड़ा परमाणु आपदा यहीं पर आया था, और अभी भी इसके कुछ एरियाज को इस तरीके से रखा गया है, बंद करके रखा गया है कि वहां के आसपास लोग ना जाएं, उनको हार्म ना हो। अब रिवन न्यूक्लियर पावर प्लांट है, खेमेलेंस्की न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये दोनों किधर हैं? वेस्ट ऑफ यूक्रेन में है। साउथ यूक्रेन एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और जैप्रोजिया, जिसको जो आजकल खूब चर्चा में है, जैप्रोजिया, इस तरह से है। तो ये 4 महत्वपूर्ण इसके न्यूक्लियर पावर प्लांट है: जैप्रोजिया, साउथ यूक्रेन, खेमेंस्की और रिवने। ठीक है, अब ईरान के पावर प्लांट कौन कौन से हैं? ईरान में पावर प्लांट है नातांज, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, फोर्डो, अराक, इस्फहान और बुशर। तो 5 ईरान के याद रखिए: नातांज, फोर्डो, अराक, इस्फहान और बुशर। ठीक है। और फुकुशिमा आपको पता है, फुकुशिमा कहां पर है? जापान में है। तो ये सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आजकल इंपॉर्टेंट हैं। ठीक। नातांज में हमने कहां देखा? इराक में ना होकर ईरान में है, तो पहला तो ऐसे गलत हो गया। जैप्रोजिया रूस में ना होकर यूक्रेन में है। फुकुशिमा जापान में है और चेर्नोबिल यूक्रेन में है। इसका मतलब 2 युग में एकदम सही सुमेलित हैं, केवल 2 युग में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आल्प्स ग्लेशियर हीट वेव की मार से तेजी से पिघल रहे हैं। पिछले 60 वर्षों के दौरान आल्प्स के घटने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। और क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए: एंडीज, रॉकीज, एटलस और आल्प्स। उपर्युक्त का पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या होगा? 4 3 2 1, 3 4 1 2, 4 3 1 2 या फिर 3 4 2 1। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, और ये आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, अगले एपिसोड में जब मैं आऊंगा तो इस क्वेश्चन को पहले डील करूंगा और उसके बाद आगे बढ़ूंगा। उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने एटलस पे मार्क कीजिए। अगले एपिसोड में फिर नई जगहों और नए मैप के साथ आपसे जुड़ेंगे। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।